आज का हमारा लेक्चर है वाइल्ड लाइफ। आज हम क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की सीरीज में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। और आज जो वाइल्ड लाइफ का लेक्चर रहेगा वो इंट्रोडक्टरी कम एक्सप्लेनेटरी लेक्चर रहेगा। इसमें हम काफ़ी चीज़ें डिटेल में समझाएंगे, लेकिन उनकी बारीकियों में डिटेलिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और ये वाइंड अप हो जाएगा। क्या करना है, आज के लेक्चर में हम आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताएंगे 1972, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम, स्वीडन 1972, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को क्यों होता है ये बता देंगे। इसके बाद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्यों आया, भोपाल गैस ट्रेजिडी कब हुई ये बता देंगे, इसकी अमेंडमेंट्स कैसे कैसे हुई ये बता देंगे। और फिर हम आगे बढ़ करके आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की डिटेलिंग देंगे, उनके डिफरेंसेस बताएंगे, कौन सी स्पीसीज एंडेंजर्ड है और किन रीजंस की वजह से एंडेंजर्ड है, ये बहुत डेप्थ में कराएंगे। ये आज के लेक्चर में रहेगा। इसके बाद जो हमारा एक्सक्लूसिव लेक्चर रहेगा उसमें हम IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो आपको वल्नरेबल, लेस वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, इस तरह की कैटेगरीज प्रोवाइड करती है, ये सारा इसके मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे कि ये किन ग्राउंड्स पे ऐसा करती है और क्या क्या इसकी कंसिडरेशंस रहती हैं, कौन कौन से एनिमल्स हमारे वल्नरेबल हैं, एक्सटिंक्ट हैं और एंडेंजर्ड हैं। इसके बाद हम साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इंटरनेशनल ट्रेड को कंजर्व करने की ताकत मिलती है एंडेंजर्ड स्पीसीज में। कंजर्वेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज, वाइल्ड फौना एंड वाइल्ड फ्लोरा, ये सारी बातों की चर्चा हम 2 लेक्चर्स में वाइंड अप कर देंगे। हमने क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के नाम से काफ़ी लेक्चर क्रिएट कर दिए और लगभग ये आज हमारा पार्ट 12 जा रहा है मेरे ख्याल से। माइंड में एक चीज़ हमेशा रखिएगा कि आप UPSC की नब्ज़ को पकड़ के चलिए। UPSC कभी भी सब्जेक्ट डिमार्केट नहीं करता अपनी नोटिफिकेशन और सिलेबस में। कभी भी वो आपको ये क्लियर कट नहीं बताएगा इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, नहीं। उसका ऑलवेज टारगेट ये रहता है कि एक बच्चा अपनी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को डेवलप करे, जिसमें हर सब्जेक्ट के बेस में एक इंटरलाइंग यूनिटी रहे, उसके ऊपर आप कितनी ब्यूटीफुल डाइवर्सिटी क्रिएट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रीजनल कलर नज़र आना चाहिए, तब आपका आंसर परफेक्ट बनता है। इसलिए जब वह ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करते हैं तो ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इस तरह से उन्होंने लिख दिया है, दैट्स इट। इसका आपके लिए पर्पज़ ये है कि ज्योग्राफी, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल के कॉन्टेक्स्ट में आपको उसको पूरी सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़नी है, अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन ज्योग्राफी की नॉलेज को आपको इसमें एम्बेड करना है, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं फिजिकल ज्योग्राफी की। इसी में अगर आप आगे आ जाते हैं जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 3 में, तो उसमें एक टॉपिक आ जाता है इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, NDRF, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ये सब कुछ उसी में है। अल्टीमेटली ये सब भी बड़े पैमाने पर ज्योग्राफी से ही कवर हो रहा है, अगर आपको इसे एक्सपैंड करना आता है तो ये जो आपके लास्ट 4 पार्ट जो कवर किए हैं हमने, जिसमें हमने सारे फॉरेस्ट लॉज, फॉरेस्ट कंजर्वेशंस, ट्राइबल इश्यूज, ये सब टारगेट कर दिया। ये एक बहुत ही बड़ा आस्पेक्ट है जिसे हमने कवर कर लिया है साइमल्टेनियसली। जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 3, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट राइट, ट्राइबल राइट्स एंड एवरीथिंग, सोशल इश्यूज में भी ये कवर हो जाता है। तो आपके एक ही स्ट्रोक में मल्टीपल टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। हमने नाम सिर्फ इसको ज्योग्राफी दे रखा है। जब आप ज्योग्राफी की एक इतनी मोटी बुक को एक्सपेंड करने पे आते हैं, 4 बुक्स क्रिएट हो जाएंगी, और अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो किताबें मेन 4 सब्जेक्ट 4 ही रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। आपको इन्हें एक्सपेंड करना आना चाहिए, सारा सिलेबस इसी के एम्बेट में कवर हो जाएगा। हमने जो 4 पार्ट लेक्चर दिए उनमें आपने क्लाइमेट चेंज का इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखा, क्लाइमेट चेंज के रीज़न देखे आपने, किस तरह से हैबिटेट का नुकसान हो रहा है जानवरों के, और आज के और अगले लेक्चर में भी आप ये देखेंगे। यही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाले क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिजास्टर्स के टॉपिक की हेडिंग है, और ये सब डेप्थ में किया होगा तो बड़े आराम से आप करंट अफेयर्स भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमने हर टॉपिक, स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 एंड न्यू एनवायरमेंट फॉरेस्ट पॉलिसी 2018 के कॉन्टेक्स्ट में भी कवर कर दिया। तो आर लेक्चर्स आर साइमल्टेनियसली टारगेटिंग द टिल डेट अपडेट अप्रोच, जिसमें कि आप करंट के कंसेप्ट एम्बेड करके चल रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें कि आप एक स्ट्रोक से साइमल्टेनियसली कई टॉपिक्स कवर कर जा रहे हैं, एंड द सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच, जिसकी वजह से आपके फैक्ट कंसेप्ट ऑलवेज इंटैक्ट रहे, जिस प्लेटफॉर्म पे आप नई चीज़ें किरदार पैदा करें, वह है ज्योग्राफी।
ओके, चलिए इसी मामले में आगे बढ़ते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं और वाइल्ड लाइफ के बारे में देखते हैं। आपके सामने वाइल्ड लाइफ बना रखी है और वन बाय वन इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ में क्या कवर किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर। सबसे पहले तो वाइल्ड फ्लोरा एंड वाइल्ड फौना दोनों कवर होते हैं। पेड़ पौधे भी कवर होंगे, जीव जंतु जानवर भी कवर होंगे। फौना की अगर आप बात करते हैं तो इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट एनिमल की कैटेगरीज कवर करते हैं, जिसमें मैमल्स आ जाते हैं, जिसमें एम्फीबियंस आ जाएंगे, जमीन पर भी रहते हैं, जल और थल दोनों में रहते हैं, रेंगने वाले जानवर आ जाएंगे, रेप्टाइल्स, फिशेस, क्रस्टेशियंस, क्रैब्स यानी कि एक्वेटिक मरीन। तो मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एक्वेटिक एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, ये सब इसमें कवर हो जाता है। ओके, ये सब आप इसमें कवर करें। ये बटरफ्लाई की स्पेलिंग क्या लिख दी भाई, बफरफ्लाई कर दिया था। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, एक्वेटिक एनिमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स। और फ्लोरा की अगर हम बात करें तो इसमें सभी वाइल्ड जीव, जंगली पेड़ पौधे, उनसे जुड़े फूल, ग्रासेस, एवरीथिंग। ग्रास है, कोई वीड है, कोई ट्री है, कोई प्लांट है, कोई ग्राउंड फ्लोरा, कोई फ्लावर है, एवरीथिंग इसके अंडर कवर होता है। जैसे अगर आप बात करें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की, जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ एग्जिस्ट करता है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली इलाकों में। वहाँ पर आपको उस बायोस्फीयर रिजर्व में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मिलती है कि वहाँ के रोडोडेंड्रन्स, जो ज़मीन से जुड़े हुए पौधे जिनमें फ्लावर आते हैं खास तरह के, उन्हें भी प्रिजर्व एंड कंजर्व किया जाता है। ओके, तो ये सारा कुछ कवर होता है। ये परसेप्शन क्लियर हुआ आपके माइंड में? एक बहुत ही वाइड रेंज एक्टिविटी है। तो वाइल्ड लाइफ में यही आ जाता है, अकेला जानवर आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसके इतिहास को और कहानियों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ब्रिटिशर्स के समय में भारत में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून तो बने, लेकिन अंततः उनका पर्पस यही था कि कैसे लोकल लोग जितनी भी हाइड्स, हॉर्न्स, स्किन और अदर एनिमल प्रोडक्ट, जैसे कि एनिमल्स, एलिफेंट से लिया जाने वाला बड़े लेवल पर हाथी का दांत, जिसके बेसिस पे कई तरह की आर्ट्स, ज्वेलरीज एंड अदर हैंडीक्राफ्ट बनते थे, इन सब चीज़ों पर रोक लगाई जाए और इन सारे प्रोडक्ट्स पे अपना एकाधिकार बनाया जाए, यानी कि अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश की जाए। इस मोनोपोलिस्टिक अप्रोच से, ना कि कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट उनकी अप्रोच नहीं थी, उन्होंने यह वाइल्ड लाइफ एक्ट पास किए, जिससे उन्होंने आम लोग और वहाँ के जो लोकल स्टेक होल्डर जिनका इन चीज़ों पर अधिकार बनता था, उसे कर्टेल करके अपने लिए उन चीज़ों का एक्सक्लूसिवली रिजर्व कर लिया। क्लियर है बात? इस अप्रोच के साथ ये कानून पास हुए। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कानून ये आ जाता है जिसमें वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल एक्ट 1935 है। वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल एक्ट 1935। भारत आज़ाद हुआ और भारत को महसूस हुआ कि हमारे देश में अपने भी एक कानून की आवश्यकता है, जो हमें बहुत इम्पोर्टेंटली अपनी रिक्वायरमेंट्स, ट्राइबल पीपल, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं और जो हमारी एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको देख करके कार्व आउट करना चाहिए। 1952 में एक बॉडी भारत ने फॉर्म की जिसका नाम था नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की जिम्मेदारी ये हुआ करती थी कि इसको गवर्नमेंट्स को सजेस्ट करना है, असिस्ट करना है कि गवर्नमेंट एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए किस तरह की पॉलिसीज़ को कार्व आउट करे, गवर्नमेंट किस तरह के कंजर्वेशन मेजर्स अपनाए, और इसे पॉलिसी गाइडलाइंस फ्रेम कराने में हेल्प करनी पड़ती थी। तो ये एक अथॉरिटी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसकी इनपुट से, ये टेक्निकल बॉडी है और इसी की इनपुट से सरकारें इस बाबत खड़ी हो पाती थीं कि वह किस तरह की पर्यावरण की रक्षा के लिए नीतियाँ बनाएं। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन या डेवलपमेंट या यूटिलिटी जो भी है, उसके रिलेटेड
पॉलिसीज़ बनाना, कहाँ कहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, किन किन एरियाज़ को आपको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करना है, कहाँ पे नेशनल पार्क सेंचुरी, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा ही सजेस्ट की जाती हैं। समय आगे बढ़ा, इंटरनेशनल लेवल पर 1968 समय चल रहा था। इस लेवल पर इंटरनेशनली कॉल्स लेनी शुरू की गई कि एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थे उस समय के मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स, जिन्हें हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD कहते हैं। ये WMD और अदर एस्पेक्ट्स, न्यूक्लियर प्रॉस्पेक्ट इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा था। और आप ये जानते हैं कि यही पर्टिकुलर टाइम है जब क्यूबा का मिसाइल क्राइसिस भी हुआ। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस आप सभी जानते हैं, एक तरफ से अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर ऑपरेटेड मिसाइल्स कहीं ना कहीं स्टेबलाइज कर रखी थी तुर्की और अदर एशिया माइनर एंड यूरोपियन एरियाज़ में। इसी को काउंटर करने के लिए सेंट्रल अमेरिकन रीजन में क्यूबा को यूटिलाइज किया उस समय के USSR, क्योंकि क्यूबा भी कहीं ना कहीं सोशलिस्ट अप्रोच रखता था। ये सारी कहानी आपको मैंने कभी ना कभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ाई थी। सिचुएशन बहुत ही ग्रेव चल रही थी उस टाइम पर, कभी भी न्यूक्लियर युद्ध हो सकता था। इसके अलावा 1945 ऑनवर्ड्स जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ, 1991 तक बड़े लेवल पर पूरे विश्व स्तर पर आपने कोल्ड वॉर का रंगमंच देखा। आपने देखा कैसे अमेरिका एंड रशिया अपनी कंट्रीज़ को छोड़ के वर्ल्ड की हर कंट्री को प्लेटफॉर्म बना करके वहाँ पे युद्ध लड़ रहा है। इसमें सभी युद्ध इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें से वियतनाम वॉर बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच खिंची वह लाइन और उनके हुए युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां साउथ कोरिया को एक तरफ समर्थन अमेरिका का मिल रहा है, जहां आज दिन तक अमेरिका सपोर्टेड USA सपोर्टेड इकोनॉमी है, इसलिए वो इतना डेवलप्ड वर्जन रखता है। वहीं नॉर्थ कोरिया को एक तरफ से समर्थन सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट फैक्शन का मिल रहा था। तो इसी तरह से पूरे विश्व भर को दो ब्लॉक्स में डिवाइड करके रख दिया, अमेरिकन ब्लॉक एंड रशियन ब्लॉक, USSR ब्लॉक, कैपिटलिस्ट ब्लॉक एंड सोशलिस्ट ब्लॉक। और अगर आप बात करें अमेरिका की, तो वो ये कह रहे थे कि हम कंटेन कर रहे हैं, तो ये कंटेनमेंट पॉलिसी थी अमेरिका की। किसको कंटेन कर रहे हैं? सोशलिज्म को। तो वी आर डूइंग प्रैक्टिसेस फॉर द कंटेनमेंट ऑफ द सोशलिज्म, बिकॉज रशिया पूरे वर्ल्ड को अपनी चपेट में ले रहा है। इससे जो भी हुआ, लेकिन नुकसान बहुत हुआ। यही वो कोल्ड वॉर का पीरियड है जिस समय में केमिकल वॉरफेयर प्रैक्टिसेस भी की गई। और आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वियतनाम के जंगलों में गिराए गए वह लिक्विड पदार्थ जिन्हें आपने ऑपरेशन ऑरेंज का भी नाम दिया, इन्होंने जंगलों का नाश किया। तो ये सारी एक्टिविटीज़ वर्ल्ड लेवल पे एग्जिस्ट कर रही हैं और पूरे विश्व ने नागासाकी और हिरोशिमा पर हुए एटम बम के आने वाले समय के कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखा। तो वर्ल्ड लेवल पर कई तरह की चिंताएं हैं। इसके बीच में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए जाने लगे और उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स का ध्वंस हो जाना, फटना, यह चीज़ भी तंग कर रही थी कि ये कितने बड़े लेवल पर रेडियो एक्टिव मटीरियल का यहाँ से सिक्रीशन होता है। और ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है अल्टीमेटली वहाँ की सॉइल, वहाँ की वेजिटेशन, एनिमल, वाटर, एयर, हर चीज़ को कंटेमिनेट कर रहा है एंड जीन्स के थ्रू जनरेशन्स को नुकसान पहुँचा रहा है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्वीडन के स्टॉकहोम में आपको 1972 में 5 जून से 12 जून के बीच में एक कॉन्फ्रेंस होल्ड होती दिखेगी। ये कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 5 जून से 12 जून स्वीडन आप जानते हैं यूरोप में, अगर हम नॉर्थ की बात करें, यूरोप के नॉर्थ में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जिसे स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला भी कहा जाता है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। तो नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क को जोड़ दिया जाता है तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला बन जाता है। ओके, तो नॉर्वे एंड स्वीडन में से स्वीडन एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। इन्हें नॉर्डिक कंट्रीज भी कहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि आर्यंस, यहीं के नॉर्डिक आर्यंस। क्लियर? किसी ज़माने में बहुत बड़ी ताकत है वाइकिंग्स, जिनका समुद्रों पे राज होता था, बहुत ज़बरदस्त जल का इस्तेमाल करने वाले लड़ाके, जिन्हें लुटेरे भी कहा जाता था, ये यहीं से नीचे उतरे थे, स्वीडन से ही और नॉर्वे से, यही वाइकिंग्स। ओके, तो स्वीडन की कैपिटल आप सभी जानते हैं स्टॉकहोम। एक पोर्ट है, पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग का नाम क्या था? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट।
क्या मीनिंग है इसका? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। इस मीटिंग में इस बात पे चर्चा करनी है कि ह्यूमन की जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शंस हो रही हैं, इसका पर्यावरण पे क्या असर पड़ रहा है, और अंततः अल्टीमेटली ये एनवायरनमेंट का ह्यूमन पे क्या असर पड़ रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उस समय इस कॉन्फ्रेंस में यह कहना था कि आपको एनवायरनमेंट को पॉवर्टी एलिविएशन से जोड़ के देखना ही पड़ेगा। गरीबी का उन्मूलन जब तक नहीं हो सकता जब तक पर्यावरण को गरीबी उन्मूलन से ना जोड़ लिया जाए। उनका मानना ये था कि एनवायरनमेंट चेंज से सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ और उनसे जुड़ी हुई, जैसे फिशरीज़ है, जैसे ग्रासलैंड्स का कम हो जाना है, जैसे जंगलों को अगर हम रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, वहाँ पे ड्वेल कर रहे लोगों के अधिकारों का हनन हो जाना, उनके अधिकार रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाना, यह सारी एक्टिविटीज़। और किसी भी लेवल पे जब आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैम्पर करते हैं एनवायरनमेंट के नाम पर, जैसे आप एरियाज़ रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं कि यहाँ पर इसके बाद कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, इससे सीधा सीधा बेरोज़गारी फैलती है और इससे भी वहाँ के इलाके के लोग गरीब होते हैं, वो इलाका पिछड़ जाता है और ये एनवायरनमेंट का मुद्दा सीधा सीधा गरीबी से जुड़ा हुआ है। बहुत सी उस समय की कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्टीज़ इस बात से नदारद हुए कि हम पॉवर्टी एलिवेशन के साथ एनवायरनमेंट को नहीं जोड़ सकते। इंदिरा गांधी इस बात पर, इंदिरा गांधी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के, लेकिन इसके साथ साथ ही वो इस बात की भी पुरजोर समर्थक थी कि इसे पर्यावरण को आपको रोज़गार से, गरीबी उन्मूलन और व्यापार से भी जोड़ के देखना है। तब तक पर्यावरण की रक्षा कोई लाभ नहीं, और पर्यावरण की रक्षा में जब तक वो स्टेक होल्डर इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक पर्यावरण की रक्षा होगी नहीं। दोनों चीज़ें पॉसिबल ही नहीं। रशिया और अमेरिका अपने लेवल पर जूझ रहा था। रशिया इस पार्टी में उस लेवल पे कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो पाया। उसका कहना ये था कि आपने ईस्टर्न जर्मनी ब्लॉक को इंड्यूस ही नहीं किया इस कॉन्फ्रेंस में। क्यों? क्योंकि उस समय में कोल्ड वॉर के दौरान जो नाटो बनाई गई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनाइटेड आर्मी बनाई गई थी, इसी के कंटेम्प्रेरी रशिया के द्वारा पोलैंड के वर्सा में एक पैक्ट किया गया था और वर्सा पैक्ट के तहत वर्सा पैक्ट कंट्रीज क्रिएट की गई थी, वो रशिया का ब्लॉक था। तो नाटो वर्सेस वर्सा, जहाँ पर एक तरफ वो 1947-48 के दौरान बनी है, 1953-54 में उभर के दिखेगी आपको। वर्सा पैक्ट की कंट्रीज ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। इन सारे रीजंस की वजह से ये पैक्ट उस लेवल पे उतना फ्रूटफुल नहीं रह पाया, लेकिन फिर भी इसने बहुत सारे पॉइंट को अपने एजेंडे पे ले लिया। और इन पॉइंट्स को जिनको एजेंडे पे लिया उनकी बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंडा ये था कि आज के बाद एनवायरनमेंट को किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी में इनकलकेट करके चला जाएगा कि उसके पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। सबसे पहला, किसी भी तरह के केमिकल्स, इंडस्ट्रियल हज़ार्ड या कोई भी अदर हज़ार्ड की आप बात करते हैं, इसका एनवायरनमेंट क्या ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको कंसिडर किया जाएगा। तीसरा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए आप ऑलवेज इस बात का ख्याल रखेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैम्पर नहीं होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैम्पर करके एनवायरनमेंट की ग्रोथ नहीं की जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली हाथ में हाथ मिला के साथ लेकर के जाना। चौथा, जो पिछड़े देश हैं, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करना होगा डेवलप्ड कंट्रीज़ को। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन कनेक्टेड है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लेवल से। अगर वो कंट्री डेवलप्ड ही नहीं है तो सबसे पहले वो अपने लोगों का भूख देखेगी, रोज़गार देखेगी और रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ही करेगी। ऐसे में उस एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए उसके पास बेटर क्वालिटी की टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से वेस्ट ज़्यादा क्रिएट होगा और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज तो नहीं होगा। और अगर आप ऑप्टिमली यूटिलाइज कराना चाहते हैं रिसोर्सेज, कि आप इतना ही फॉरेस्ट या इतना ही क्लाइमेट को एनक्रोच करें और यूटिलाइज करें कि वो क्लाइमेट और फॉरेस्ट में इतनी कैपेसिटी हो कि वो खुद को फिर से रीबैलेंस कर सके, इसे कैरिंग कैपेसिटी का नाम दिया जाता है। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस लेवल तक की डेवलपमेंट जो किसी भी फॉरेस्ट या किसी भी बायोस्फीयर या किसी बायोम की कैरिंग कैपेसिटी को हार्म ना कर दे, वो होल्ड कर सकता उसको। कैरिंग कैपेसिटी वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि आज की डेट में आप रिसोर्सेज को यूज़ करिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आने वाली जनरेशन्स के लिए भी उसे कंजर्व करके रखना है। और ये तभी हो सकता है अगर आप उस पर्टिकुलर रिसोर्स रीजन की कैरिंग कैपेसिटी को फोकस कर रहे हैं कि उसकी खुद को रीबैलेंस करने की कैपेसिटी क्या है, वो आपकी डेवलपमेंट के कितने प्रोसेस को कैरी
कर सकता है, क्योंकि हर बायोम की अपनी अपनी कैपेसिटी है। कोई फॉरेस्ट इमीडिएटली रिजुविनेट हो रहा है, कोई बहुत देरी से, तो कैरिंग कैपेसिटी फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बोला गया कि आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड्स तो देने पड़ेंगे ताकि वो अपने आप को इस लेवल पे डेवलप कर सकें कि जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन वो कर रहे हैं पहले तो वो इफेक्टिवली करें, ताकि उनके पास टेक्नोलॉजी से लेस मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स हों। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उनके पास वेस्ट डिस्पोजल के मैकेनिज्म हों, ताकि वो वेस्ट को हजार्डस वे में ट्रीट ना कर दे, वो वेस्ट कभी भी हजार्ड ना बने, वो डिस्पोज ही हो जाए। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो फंड ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रॉम द डेवलप्ड नेशन टू द डेवलपिंग नेशन, इफ़ डेवलप्ड नेशन ये चाहते हैं कि डेवलपिंग नेशन पॉल्यूशन को कंटेन करें और एनवायरनमेंट को प्रमोट करें। क्योंकि डेवलपिंग नेशन ये आरोप लगाते हैं डेवलप्ड नेशन पे कि आज जो परिस्थितियां विश्व के सामने खड़ी हैं क्लाइमेट चेंज की, ये आपके द्वारा किए गए पिछले 200 साल के इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। हम तो अभी अभी आज़ाद हुए हैं 1950s के बाद, जब यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ख़त्म हुआ। अभी हमें 15-20 साल नहीं हुए डेवलपमेंट करते हुए, इसमें भी हमने बहुत मिनिमम स्केल पे ही फ्यूल को कंज्यूम किया है। और आप ये कह रहे हैं कि ये ग्लोबल सिचुएशन को ठीक करने के लिए कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर लो, तो फिर हम अपने लोगों को रोज़गार कहाँ से दें, रोटी कपड़ा मकान कहाँ से दें, विकास कहाँ से? फ्यूचर जनरेशन तो तब बचेगी अगर उन्हें प्रोड्यूस करने वाली आज की कोई जनरेशन बचेगी। आज की जनरेशन ही नहीं बची, सोशल क्राइम फैल जाएंगे, भुखमरी की वजह से लूटपाट होगी, चोरी डकैती होगी, युद्ध होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, बचेंगे ही नहीं। तो आपकी अब जिम्मेवारी बनती है कि आपने बड़े स्तर पर कार्बन एमिशन किए हैं 1761 ऑनवर्ड्स, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फर्स्ट फेज़ आया था इंग्लैंड में, और 1861 के बाद आपने बहुत ही फास्ट पेस मोड में ये प्रोसेस को आगे बढ़ाया। अब यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप तो पहले कार्बन एमिशन बहुत कट करिए, और दूसरा आपने उसी कमाए हुए पैसे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो इतने बड़े स्तर पे अपने पास टेक्नोलॉजी एक्यूमुलेट कर रखी है, आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को टैप करने की पोटेंशियल है सारा आपके पास, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। आपके पास वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल टेक्निक्स हैं सारी की सारी, क्योंकि आपके पास पैसे थे जो हम नहीं कर सकते। हमारे पास R&D मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके लिए आपकी जिम्मेवारी बनती है आप अब तक की डेवलप्ड टेक्नोलॉजी एंड इन रिसोर्सेज को हमारे साथ शेयर करिए, अपने फंड्स हमें ट्रांसफ़र करिए, ताकि उसके मदद से हम अपने लेवल पे भी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें, ऐसे इक्विपमेंट्स को यूज़ करें जिनसे हम रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें एंड वेस्ट डिस्पोजेबल साइंटिफिक मैनर में हम कर पाएँ। हैरानी की बात तो यह है कि यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट जो बात हो रही है, इसने सबसे इम्पॉर्टेंट इस बात की भी चर्चा की कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का यूज़ ख़त्म होना चाहिए, न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ ख़त्म होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसने कॉलोनाइजेशन एंड उस समय की अफ्रीका में काले लोगों के विरुद्ध गोरे लोगों का जो रंग भेद चल रहा था, अपार्थाइड, इस मूवमेंट को भी कंडेम किया कि अपार्थाइड ख़त्म होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये मल्टीपल इश्यूज़ पर टारगेट कर रही है। प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए इस बात की बात कर रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे की जाए इस बात की बात कर रही है। तो ऑल इन ऑल अब ये मान के चलेंगे कि ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन को, मैन एंड एनवायरनमेंट के रिलेशन को कैसे बेस्ट बनाया जाए, इसके विचार यह थे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत की बात तो नहीं? और ये सारी चीज़ें इन्हें एजेंडे पे उठाने के लिए उस समय की एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसका नाम था इकोसॉक, इकोनॉमिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन के ही अंडर काम करती थी। ओके, और बाद में जाकर के ये सारे बेड़े को आगे ले जाने का काम करेगी यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। ओके, और 1971 में यूनेस्को का ही शुरू किया गया ये प्रोग्राम है कि हमें फिज़िकल कैरेक्टर यानी कि लैंड, वाटर, एयर, सारी फ्लोरा एंड सारा फौना और उसमें रह रहे लोग यानी कि इन टोटलिटी को कंजर्व करना है। और ये 1971 में यूनेस्को के द्वारा लिया गया ये प्लान, जिसे मैन एंड बायोस्फीयर का नाम दिया गया, मैब, यही आगे जा कर के आपकी कंट्री में 18 बायोस्फीयर्स क्रिएट करेगा। आज भारत में 18 बायोस्फीयर और पूरे विश्व स्तर पर लगभग 669 बायोस्फीयर हैं। ध्यान रहे ये यूनेस्को की मुहिम है, जो यूनाइटेड नेशन का एक मेंबर है, पार्ट है, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बायोस्फीयर रिजर्व कवर नहीं होता है। ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर मैप
के तहत काम चल रहा है। अभी तक मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, उसकी चर्चा, बातें, और ये इस समय में हुई है, इसलिए 5 जून एवरी ईयर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पे मनाया जाता है। अब ज़िंदगी में कभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, हमें क्लियर हो गया। स्टॉकहोम, स्वीडन, एवरीथिंग, ओके। चलिए इसी दिशा में अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता था, भारत की सरकारों ने कदम उठाए और एक बहुत बड़ी कमी को महसूस किया गया। कमी क्या थी? कमी ये थी कि हमारे देश के संविधान में सीधे तौर पर कहीं पर्यावरण की रक्षा के बारे में कानून ही नहीं थे, और जब तक ये नहीं होगा तब तक सरकारें समूचे ढंग से पूरी सशक्तिकरण के साथ, ताकत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ काम नहीं कर सकते। इसको कैसे करना चाहिए? इसके लिए फिर 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ। अब आपको ज़िंदगी में कभी ये भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि कौन सा एक्ट कब हुआ है। हम लॉजिकली करेंगे कि वहाँ से इंदिरा गांधी की मीटिंग फिनिश होती है, जून के महीने चल रहे हैं, भारत आ जाते हैं, और सितंबर अक्टूबर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पास हो गया। खत्म कहानी। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ तो पहले इसके बारे में बताना, पहले सीक्वेंस में कहानी सुन लो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ। इसी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपने प्रोटेक्टेड एरियाज क्रिएट किए, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। 5 प्रोटेक्टेड रीजन्स क्रिएट करते हैं इसी के तहत। मैं भी कराऊंगा डेप्थ में। तो इसके बाद फिर फील हुआ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हमें टाइगर रिजर्व नाम का एक एक्स्ट्रा चीज़ क्रिएट करनी है। तो इसलिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भारत में शुरू हुआ। अब ये भी कभी गलत नहीं होगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? जिंदगी में कभी रट्टे वाला कंसेप्ट मत रखना लाइफ में, सब लॉजिकल है। एक बार इंदिरा गांधी को ले जाना स्टॉकहोम, उसके बाद वापस खुद आ जाओगे। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एयर एंड वाटर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के एक्ट आएंगे। तो सबसे पहले 1974 में, इसको याद करने के कई तरीके हैं, आप इसका याद रखना, प्रिवेंशन ऑफ एयर एंड कंट्रोल ऑफ एयर, वाटर, प्रिवेंशन ऑफ एयर एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन ऑफ वाटर एक्ट। एयर क्यों आ रहा है बार बार माइंड में? प्रिवेंशन ऑफ वाटर एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर एक्ट, ओके। इसके बाद 1981 में सेम प्रिवेंशन ऑफ एयर एंड कंट्रोल ऑफ एयर, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन ऑफ एयर एक्ट। डन। बस आपको इतना याद रखना है इसको लेमैन लैंग्वेज में कि 1974 में वाटर प्रोटेक्शन एक्ट आया और 1981 में एयर प्रोटेक्शन एक्ट आया। सारी कहानी दिमाग में दौड़ गई और फाइनली यह महसूस हुआ कि अब वाटर एंड एयर को अलग से प्रोटेक्ट करना उतना फिजिबल नहीं अगर हम एनवायरनमेंट को ही प्रोटेक्ट कर दें, क्योंकि वाटर एंड एयर आपस में तो इंटीग्रेटेड हैं ही हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। ये और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स पर इंटीग्रेट हैं। वो कैसे? इसके लिए एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986 नवंबर, ओके। तो फाइनली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 में क्या आया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, 1974 में वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, 1981 में एयर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या क्लॉजेस होंगे? एग्जैक्ट 1972 की यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट के क्लॉजेस होंगे। सिंपल, ओके। अब यहाँ तक की कहानी को हमें रोक करके 1 बाय 1 पीछे से आना है और अब आपको आज के एजेंडे पे
1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ही समझाना है, और उसके बाद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, जो बीच के एक्ट हैं उनको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को समझने का प्रयास करिए। जब हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो इसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है, ये बात याद रखना, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। दूसरी बात ये महसूस किया गया